हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि क्लास 12th में हम लोग एक वीडियो एक चैप्टर में कंप्लीट करते हुए पहला और दूसरा चैप्टर भौतिक विज्ञान में कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो है तीसरा वीडियो का टॉपिक होने वाला है। सभी लोग जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए। उसके बाद हम लोग फिर तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में तीसरे चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। रिवीजन क्लास है तो हम लोग थोड़ा तेजी से चलेंगे। आप लोग लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, समझिएगा। बाकी जहाँ पर हमें लगता है कि लिखना जरूरी है हम नोट करेंगे, आप लोग भी नोट करिएगा। बाकी सब कुछ समझाते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान आपका हमें पढ़ना है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि वैद्युत विभव होता क्या है। वैद्युत विभव क्या होता है तो आप बताएंगे कि वैद्युत विभव एक भौतिक राशि है। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो किन्हीं भी दो चालकों के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। ये क्या करता है तो ये आवेश प्रवाह के दिशा को निर्धारित करता है। बताएंगे कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो किन्हीं भी दो चालकों के मध्य आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। और अगर पूरा वीडियो आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है तो क्लास 12th की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वहां पर देखिए। ये चैप्टर पूरा विस्तार से पढ़ाया गया है आप सबको। आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो किन्हीं भी दो चालकों के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो धनात्मक आवेश होता है प्लस क्यू आवेश, वो सदैव कहां से कहां चलता है तो आप बताएंगे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धनात्मक आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है और माइनस क्यू आवेश यानी कि ऋणात्मक आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो किन्हीं भी दो चालकों के मध्य आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है और प्लस क्यू आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, यानी धनात्मक आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है और माइनस क्यू आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। और याद रखिएगा कि दो अगर चालक हैं तो एक चालक से आवेश दूसरे चालक पर तभी तक जाता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव आपस में बराबर ना हो जाएं। तो एक चालक से आवेश दूसरे चालक में तब तक जाएगा जब तक कि दोनों चालकों के विभव बराबर ना हो जाए। ये तीसरा आपको याद रखना है कि यहां से आवेश यहां तक तब तक जाएगा इस पर जब तक कि दोनों चालकों के विभव आपस में क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ये आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्लस क्यों चलेगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर माइनस क्यों चलेगा। और दो आवेशों में एक से दूसरे पर आवेश तब तक जाएगा जब तक कि दोनों चालकों के विभव बराबर ना हो जाएं। और आप याद रखिएगा चौथे पॉइंट में कि मान लीजिए यदि चालक के आकार क्या हैं, समान हैं। चालक के दो चालक हैं, इनके आकार क्या हैं, समान। अगर आकार समान हो जाए तो याद रखिएगा इनमें आवेश की मात्रा बराबर होने के साथ साथ विभव की मात्रा भी क्या होती है, बराबर होती है। या आप ऐसे बताएं कि यदि चालक के आकार समान है तो उनमें विभव समान होने के साथ साथ आवेश की मात्रा भी क्या होती है, समान होती है। ये चौथा पॉइंट आपका हो गया। धनात्मक आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है और ऋणात्मक आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। एक चालक से आवेश दूसरे चालक पर तब तक जाता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव बराबर ना हो जाए। और यदि चालक के आकार समान है तो उनमें विभव समान होने के साथ साथ आवेश भी क्या होता है, समान होता है। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप इसकी वैद्युत विभव की परिभाषा लिखते हैं। देखिए फार्मूले से लिखेंगे। फार्मूला होता है V बराबर W बाई क्यू। तो यदि हम लोग क्या करें
यदि Q बराबर 1 कर दें, यानी कि एकांक, Q क्या हो जाए आपका एकांक हो जाए, तो आप बताएंगे एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर स्थापित करने में जो कार्य किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है, वैद्युत विभव। क्या बताएंगे कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। मात्रा क्या हो जाएगा, तो जूल प्रति कूलम, और अथवा दूसरा मात्रा क्या होगा, वोल्ट। समझ में आया या नहीं बताइए कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रा का आपका हो गया जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। यहाँ एक चीज याद रखने लायक है कि ये जो विभव होता है ये कैसी राशि है, तो विभव एक अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है, तो विभव क्या है, एक अदिश राशि है। चलिए एक जूल की परिभाषा, ये एक वोल्ट की परिभाषा देख लेते हैं। एक वोल्ट कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए यदि एक कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में या लाकर स्थापित करने में 1 जूल का कार्य किया जाए तो उत्पन्न विभव का मान 1 वोल्ट होगा। क्या बताएंगे कि एक कूलम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर स्थापित करने में यदि 1 वोल्ट का 1 जूल का कार्य किया जाए तो उत्पन्न विभव का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, या उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। एक कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर स्थापित करने में 1 जूल का कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर जो विभव होगा उसका मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। आगे 1 वोल्ट समझ में आ गया कि एक कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर स्थापित करने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, 1 वोल्ट। विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, तो आप बताएंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए VB बराबर WB अपान Q तथा VA बराबर हो जाए WA अपान Q, तो ये बता देंगे VB माइनस VA बराबर WB माइनस WA अपान Q वोल्ट। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये समझ में आया या नहीं बताइए। VB माइनस VA यहाँ कर लीजिए बराबर WB माइनस WA अपान Q, ये आपका होता है विभवांतर। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए VB पर विभव था WB अपान Q तथा VA पर WA अपान Q, तो विभवांतर VB माइनस VA बराबर WB माइनस WA अपान Q वोल्ट हो जाएगा। नोट करिए, नोट कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। समविभव पृष्ठ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। देखिए समविभव पृष्ठ, पृष्ठ पर समान होगा विभव, तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, या आप ऐसे कह दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बताइए समझ में आया। एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, क्या कहलाता है,
तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर अगर ये प्लस क्यू आवेश रखा है तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही होंगी। अब ये यहाँ नोट में कुछ बताएंगे कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। क्या बताएंगे? प्रत्येक बिंदु पर विभव समान, विभव समान। दूसरा, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगर ये काटेंगे तो ऐसे दो स्पर्शियां बनेंगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। और तीसरा कि यहाँ से समविभव पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती हैं। क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं। और याद रखिएगा कि यदि इस समविभव पृष्ठ के भीतर हम लोग परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो किया गया नेट कार्य शून्य होगा। किया गया नेट कार्य शून्य होगा। याद रखिएगा कि समविभव पृष्ठ के अंदर अगर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो किया गया नेट कार्य कितना होता है? शून्य। ये समविभव पृष्ठ की विशेषताएं हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ इसकी विशेषताएं बताएंगे। प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। दूसरा, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। और तीसरा, अगर ये वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत हमेशा निकलती हैं। और चौथा पॉइंट बताएंगे कि ये जो समविभव पृष्ठ है इसके अंदर किसी परीक्षण आवेश को रखकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घुमाया जाए तो किया जाने वाला नेट कार्य कितना होगा? शून्य हो जाएगा। नेट कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव, इसको आसानी आप लोग अच्छे से समझिएगा। हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव क्या करते हैं? हम लोग मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश है, कोई एक आवेश है, प्लस क्यों आवेश है, माइनस क्यों आवेश है, आवेश है। उसे r दूरी पर एक बिंदु है P, A, B, C, D कुछ भी, जहां पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। चलिए मानते हैं, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु A तथा r प्लस dr दूरी पर एक बिंदु B है, ऐसे मानेंगे। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु A है, इसी बिंदु पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है तथा इससे dr दूरी पर एक बिंदु B है। प्लस क्यों आवेश से r दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। इसके लिए हम लोग ये मान लेंगे कि परीक्षण आवेश को यहां से अनंत से बिंदु A तक लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। यानी कि इस आवेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य निकल कर यहां से तभी आएगा क्योंकि यहां परीक्षण आवेश में मानना पड़ेगा। तो माना प्लस क्यों आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है तथा इससे r दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य की गणना करनी पड़ेगी। और आप ये मान लेंगे कि यदि परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में छोटा सा कार्य किया जाता है, ये छोटी दूरी है, तो बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य dw हो, तो कितना dw हो। तो आप यही बताएंगे यदि परीक्षण आवेश को मान लेंगे ना, यदि परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य dw हो तो dw बराबर
एफ डी आर माइनस में, क्योंकि हम लोग ला रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा एफ डी आर माइनस में। और डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर हो जाएगा ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपान डी आर स्क्वायर। कितना मान लेंगे, जहां पर क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर मान लेंगे, दूरी है आर स्क्वायर, और उसके बाद साथ में आपका ये वाला डी आर है। क्लियर है? क्या करते हैं, अब समाकलन करने का प्रयास करते हैं। इतना समझ में आ गया या नहीं, जल्दी से बताइए। ये दो बिंदु के बीच लगने वाले बल का फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल का फार्मूला है। डी डब्ल्यू का समाकलन करते हैं बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट आपका हो जाएगा, क्यों नॉट भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर, और कहां से कहां तक, तो अनंत से आर तक, अनंत से आर तक। समझ में आया? ये 1/r स्क्वायर है और ये हो जाएगा डी आर। डी डब्ल्यू का समाकलन किया जाए, डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू होगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों नॉट, आर को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा आर की घात -2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर की घात कितना -2 डी आर। अभी इसका समाकलन नहीं किए हैं, इस वाले का कर दिए, इधर नहीं किए, डी आर और ये अनंत से लेकर आर तक, अनंत से लेकर कहां तक, आर तक। आगे हल करते हैं, W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों नॉट, और ये हो जाएगा आर की घात -2 लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन उसके पहले यहाँ इंटीग्रेशन का, इसका आपका इंटीग्रेशन जब होगा, डी आर यहाँ लिखा है तो ये आर -2 + 1 बटे -2 + 1 अनंत और आर। W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों नॉट, यहाँ -1 बचेगा और यहाँ पर -1 तो माइनस से माइनस प्लस 1 बटे आर, ये इनफाइनाइट और ये आर। मान रखते हैं W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों नॉट, और ये 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर गुणा करेंगे क्यों नॉट अपान आर, इसका मान क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये इतना आ गया, कार्य है तो ये क्या हो जाएगा, जूल। समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों नॉट अपान आर, और साथ में क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। ये तो कार्य आ गया, बताइए ये क्या निकल कर आ गया, तो ये आपका कार्य आ गया। अब जब कार्य निकल कर आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर ये बताएंगे यदि V बराबर W/Q नॉट हो तो V बराबर W के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों नॉट अपान R बटे क्यू नॉट से क्यू नॉट बर्बाद हो गया। V बराबर आपका बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और ये हो जाएगा आपका वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट। समझ में आया? और यहाँ एक चीज और याद रखिएगा नोट में कि यदि जो हमने जो हमने आवेश लिया है वो कैसा हो, ऋणात्मक हो, तो जो फार्मूला प्राप्त होगा तो W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R वोल्ट हो जाएगा। अगर बिंदु आवेश ऋणात्मक होगा तो फार्मूला माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आपने ये बताया कि प्लस क्यू आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है। इससे r दूरी पर एक बिंदु A जहां पर विभव की गणना करनी है, इसके लिए अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य की गणना करनी पड़ेगी। तो हम लोग वही कर रहे हैं। अभी तक यहाँ कार्य की गणना की है, उसके बाद कार्य आ गया तो V बराबर W/Q0 रखकर और उसके बाद विभव ज्ञात कर दिए। समझ में आया? चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, आगे देखते हैं। आगे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए अगर हमारे पास कई सारे आवेश हों तो, मान लीजिए हमारे पास कई सारे आवेश हों तो प्लस Q1 Q2 Q3 माइनस Q4 ऐसे ही Qn आवेश लिए जाएं तो विभव कितना आएगा। यदि कोई निकाय मान लीजिए Q1 माइनस Q2 Q3 ऐसे बना है, कोई निकाय है ये Q1 Q2 Q3 Q1 माइनस Q2 Q3 ऐसे ही कितना Qn, दूरी क्रमशः R1
ये R2 R3 और Rn हो तो कितना हो, इतनी दूरी ली गई हो तो परिणामी विभव कितना हो जाएगा पता है। पहले वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R1, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 माइनस में, V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान R3 प्लस में, ऐसे ही डैश डैश Vn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपान Rn। क्लियर, Qn अपान Rn। और विभव होता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश Vn। मान रखेंगे V बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन, Q1 अपान R1 माइनस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस डैश 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 Qn अपान Rn वोल्ट। ये क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए। अगर कई सारे आवेश लिए गए हों तो क्रम से उन्हीं को जोड़ और घटा देंगे, बस आपका आ जाएगा फार्मूला। नोट कर लीजिए, ये आपका है आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय के कारण, आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न, आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न। और जो इसके आगे का टॉपिक है वो आप सबका है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसके पहले के सभी टॉपिक बताइए आपको समविभव पृष्ठ अच्छे से समझ में आ गया या नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको समविभव पृष्ठ समझ में आया या नहीं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव में सीखना है और विभिन्न स्थितियों में सीखना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, तो ये 3 स्थितियों में निकाला जाता है, एक अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी भी स्थिति में अक्ष के साथ रखा गया हो। तो आप लोग अगर पूरी तरह से कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, विस्तार से समझना चाहते हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 12th के लाइव बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको विस्तार से पढ़ाए हैं और इसमें हम लोग 60 रिवीजन कर रहे हैं, एक वीडियो में कंप्लीट करना है। तो इसके लिए फिर हम लोगों को क्या करना होगा कि सेशन को थोड़ा जल्दी से लेकर चलना होगा। चलिए, सबसे पहले यहां पर हम निकालते हैं किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है था एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में, R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। हम लोग ये मान लेते हैं A है, ये B है। इतना समझ में आया या नहीं? माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना था, एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। अब बताइए ये दूरी कितना होती है? L। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी 2L होती है। तो माइनस Q से लेकर P तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी बताइए? R प्लस L। और प्लस Q से लेकर P तक की दूरी तो R माइनस L। समझ में आया? ये दूरी R है और इसमें इसको जोड़ेंगे तो R प्लस L, यहां से यहां तक, यहां से आपका R है, ये आपका क्या करेंगे, घटाएंगे तो R माइनस L हो जाएगी। अब क्या करते हैं, बारी बारी से विभव निकाल लेते हैं बिंदु P पर। तो सबसे पहले निकालते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव कितना आ जाएगा? प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव आपका हो जाएगा V या 1 मान ले या फिर VA कह दें। प्लस Q के कारण विभव हम लोग मानते हैं कि ये VA है, इसको हटा देते हैं, माइनस प्लस ऐसे कर लेते हैं कि A और B। प्लस Q के कारण विभव VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L। समझ में आ गया? यहां से यहां तक की दूरी R माइनस L। इसी प्रकार क्या करेंगे, माइनस Q के कारण P पर विभव निकालेंगे। तो माइनस Q के कारण P पर विभव क्या हो जाएगा? VB बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
के भी साथ में रख लीजिए, तो ये R प्लस L हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2। ये आपके क्या निकल कर आ गए पता है, प्लस क्यू के कारण P पर विभव और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। अब परिणामी विभव निकालते हैं बिंदु P पर। अगला स्टेप ये होगा कि परिणामी विभव निकालेंगे P पर, तो V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान है आपका 1/4 पाई या VA प्लस VB रख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L, और ये प्लस यहाँ इसके कारण ये माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो गया, बचेगा यहाँ 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L। इतना समझ में आ गया। आगे क्या करना है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस L, ये माइनस के कारण ये माइनस R प्लस L बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फार्मूले से। R से R कट गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये मान लेते हैं कि जो R है वो बड़ा है L की तुलना में, तो R स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा होगा L स्क्वायर की तुलना में, यानी कि L स्क्वायर को हम लगभग 0 मानकर छोड़ देते हैं। तो आपके पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर जाएगा 2QL अपान R स्क्वायर, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL बराबर P होता है अपान R स्क्वायर, और विभव है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। समझ में आया या नहीं बताइए। ये बिंदु आवेश वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का फार्मूला है। क्लियर है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का फार्मूला। सबसे पहले आप मानेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा जिनके बीच की दूरी 2L है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, इसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। तो सबको पता है कि हमें मध्य बिंदु से नहीं बल्कि आवेशों से दूरी चाहिए होती है। निकाल लेंगे, आवेशों से दूरी आ गई, माइनस क्यू के कारण R प्लस L और प्लस क्यू के कारण R माइनस L। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लिए, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, उसके बाद बिंदु P पर परिणामी विभव निकालकर दोनों को हल कर दिए। यहाँ पर त्रिज्या गुणा हो गया और ये आप मान लिए छोटा R से R कट गया, 2QL बराबर P होता है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर वोल्ट आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अक्षीय स्थिति में समझ में आ गया या नहीं बताइए। अक्षीय स्थिति में विभव का फार्मूला समझ में आ गया या नहीं। आगे बढ़ा जाए। निरक्षीय स्थिति में चलिए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। अगला देखिए निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में कितना विभव आता है, तो इसको मिटाकर चलिए निरक्षीय के बारे में हम लोग जानते हैं। आप ये बताएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। निरक्षीय के लिए माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2L है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला लेंगे। क्या मानेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखिए यहाँ आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये भी समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये आप थीटा मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से मान लीजिए ये आपका है A B P लिखा है यहाँ पर B।
मान यहां से निकालते हैं इस वाले त्रिभुज से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ओ बीओपी में बीपी पर बना वर्ग बराबर ओबी पर बना वर्ग प्लस ओपी पर बना वर्ग। ओ बी पर कितना है एल स्क्वायर प्लस ओपी पर है आर स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा बीपी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आप ये कह सकते हैं। बीपी निकल कर आ गया, जैसे ये आपका निकल कर आया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वैसे ही ये वाला भी कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों दूरियां समान है। अब क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव निकालेंगे तो ये हम लोग मान लेते हैं वी ए बराबर 1/4πε0 क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव कितना आ जाएगा, तो माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव आएगा वी बी बराबर -1/4πε0 क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 2। आप बताएंगे बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर होता है V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2, V1 का मान है 1/4πε0 के, साथ में के रख लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने माना है माध्यम का परावैद्युतांक के है। क्यों अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस माइनस का माइनस क्योंकि माइनस यहाँ लगा है तो 1/4πε0 के क्यों अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और जितना प्लस में उतना माइनस में ये आपका घटकर कितना आ जाएगा V बराबर 0 वोल्ट। V बराबर 0 वोल्ट, यानी कि निरक्षीय स्थिति में जो विभव का फार्मूला है वो कितना आ गया 0। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना आ गया 0। और जब हम लोगों ने तीव्रता पढ़ा था निरक्षीय स्थिति में, तो वहां पर निरक्षीय स्थिति में तीव्रता 0 नहीं होती थी। आप ये बताएंगे नोट में कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव 0 होता है परंतु तीव्रता नहीं। क्या बताएंगे कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव 0 होता है लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती है। तो आपका ये हो गया निरक्षीय स्थिति में। बताइए समझ में आया? निरक्षीय स्थिति में आपको यही बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है परंतु तीव्रता नहीं। आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी राशि वैद्युत द्विध्रुव के संबंध में 0 होगी। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के संबंध में कौन सी राशि 0 होगी या फिर कौन सी राशि 0 नहीं होगी। तो निरक्षीय स्थिति में आप लोग से ऑप्शन दे सकता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत विभव या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या होने वाला है? अगर आपको दिया हो 0 होगी तो विभव और 0 नहीं होगी तो तीव्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी भी स्थिति में, यानी कि कहीं पर भी वैद्युत द्विध्रुव किसी भी कोण पर घुमाकर कहीं पर भी रखा हो तो विभव कितना आता है। ये समझ में आ रहा है या नहीं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पढ़ रहे हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव में तीसरा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब ये ना तो आपका अक्षीय पर है ना तो निरक्षीय पर है, किसी भी अक्ष पर या किसी भी स्थिति में विभव ज्ञात करना है आपको। क्या करेंगे? देखिए किसी भी स्थिति में विभव ज्ञात करना है तो हम लोग जैसे मानते आए हैं वैसे ही मानेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से किसी भी बिंदु पर r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। मान लिया जाए। चलिए मानते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव
माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है तथा एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से R दूरी पर किसी भी स्थिति में एक बिंदु P है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक बिंदु P था। किसी भी स्थिति में क्या है, एक बिंदु P है और यहाँ पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु P पर क्या करना है, हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको मिला लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये मिला लेंगे। जब इसको मिला लेंगे, ये कितनी दूरी है, तो ये R दूरी पर है। ये कितने दूरी पर है, बिंदु R दूरी पर। और आप सबको पता है कि विभव की गणना हमें कहां से करनी होती है, माइनस Q और प्लस Q आवेश से, माइनस Q और प्लस Q आवेश से। तो माइनस Q और प्लस Q आवेश को क्या करेंगे, मिला लेंगे। ऐसे आप बताएंगे कि सबसे पहले क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना हमें P पर करना है, तो P को A से तथा P को B से मिलाते हैं। ये आपका O है। P को A से तथा P को B से मिलाते हैं। इतना मिलाया जाए, चलिए मिला लेते हैं। P को A से तथा P को B से, P को A से तथा P को B से मिलाकर एक लंब बनाएंगे। देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और लंब यहां पर BC व AD खींचेंगे, लंब बनाएंगे। यहां से देखिए इस पर लंब, OP पर लंब BC व AD खींचते हैं। ध्यान से सुनिए, ये रचना करनी है आपको। इन सबको हमें अपने आप से करना, इसलिए डैश कर दिया जाए। चलिए इनको हमें अपने आप से करना, इसलिए हम डैश बना देते हैं यहाँ पर, कि जिस चीज को हमने खुद से बढ़ाया है उसको हम डैश डैश कर लेते हैं, जो वास्तव में था उसको रहने देते हैं। देखिए माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है तथा एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर किसी भी स्थिति में एक बिंदु P है। किसी भी बिंदु पर या फिर कहीं पर भी एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। बिंदु P पर विभव की गणना करने के लिए P को माइनस Q और A प्लस Q या फिर P को A से और P को B से, P को A से तथा B से मिलाकर OP पर लंब AD तथा BC खींचे। क्या करेंगे, लंब AD तथा BC खींचेंगे। इतना क्लियर है, बताइए समझ में आ गया या नहीं। रचना में देखिए आपको बताना है कि P को A से P को B से मिलाकर भुजा OP पर लंब AD तथा BC खींचते हैं, लंब AD तथा BC खींचते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आप लोग अब आगे आराम से कर लेंगे। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अल्प है, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अल्प है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है, अतः जो आपका BP है वो PC के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, अतः BP बराबर PC। और PC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP माइनस OC। तो आप ये बताएंगे कि PC बराबर OP माइनस OC, बता सकते हैं या नहीं, बताइए। चूंकि PC बराबर OP माइनस OC, इस प्रकार PC बराबर आपका क्या हो जाएगा, BP के स्थान पर OP माइनस OC रख दिया जाए। बताइए, यहां से देखिए BP बराबर PC, ये दोनों आपस में बराबर थे और PC बराबर हमने निकाल लिया OP माइनस OC, और इस प्रकार PC बराबर देखिए OP कितना है, OP कितना है, तो R माइनस OC निकालते हैं।
OC कैसे निकल कर आएगा, यहां देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है आपका, ये वाला माने यहां पर भी आपका समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, देखिए ये वाला, ये यल है, ये यल हो जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज और देखिए कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज जो आपका निकालना हमें क्या है, OC, OC आधार ज्ञात करना है। और आधार अगर हमें OC ज्ञात करना है तो आप देखिए एक चीज दिया है, लंब, लंब बटे आधार cos थीटा, cos थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। और यहां से cos थीटा बराबर आधार आपका क्या है, आधार है OC बटे ये वाला OB। OB का मान कितना है, OB का मान कितना है, तो OB का मान है यल, तो cos थीटा बराबर OC बटे यल, यानी OC बराबर यल cos थीटा। समझ में आ गया या नहीं, यहां पर त्रिभुज लगाकर OC बराबर कितना निकाल लिए, यल cos थीटा। PC बराबर आपका आ गया, देखिए PC कौन सी भुजा है, तो PC बराबर R माइनस यल cos थीटा, ये है आपका PC, इतना आ गया, PC बराबर R माइनस यल cos थीटा। और ये इसके बराबर है, तो यहां लिखा है ना, क्योंकि BP बराबर PC, तो PC बराबर अगर आ गया तो BP बराबर भी कितना हो जाएगा, तो BP बराबर R माइनस यल cos थीटा हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। यानी कि हमें क्या मिल गया, BP मिल गया, प्लस Q से लेकर P तक की दूरी ज्ञात हो गई। अब ऐसे ही क्या करते हैं, माइनस Q से लेकर P तक की दूरी निकालते हैं, cos थीटा लगाकर L माइनस cos थीटा निकाले हैं, याद रखिएगा। इसी प्रकार आपका क्या होगा, AP बराबर PD, AP बराबर DP, AP बराबर DP। और चूंकि DP बराबर OP प्लस OD, OP प्लस OD, और यहां पर अगर समकोण त्रिभुज आप लगाएंगे, समकोण त्रिभुज लगाएंगे तो ये भी निकल कर आएगा यल cos थीटा, ये दूरी चाहिए तो यल cos थीटा, तो DP बराबर हो जाएगा R प्लस यल cos थीटा। यहां से अब AP बराबर फिर क्या हो जाएगी, इसलिए AP बराबर R, ये देखिए यल cos थीटा, ये तो अकेले आ गया। देखिए OP, ये आपका DP बराबर OP प्लस OD था, OP तो आपको पता है कि R है, OP तो आपको पता है कि R है, और ये वाला निकाल लिए तो यल cos थीटा आ गया। अगर DP बराबर R प्लस यल cos थीटा, तो AP बराबर R प्लस यल cos थीटा हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। देखिए हमें माइनस Q से भी लेकर P तक की दूरी AP पता चल गई और BP भी पता चल गया है, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, प्लस Q और माइनस Q के कारण विभव निकालते हैं। तो यहां से अब विभव निकाल रहे हैं, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव, VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान AP के स्थान पर क्या है, R प्लस यल cos थीटा। समझ में आया, प्लस Q के कारण तो यहां R माइनस यल cos थीटा हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे के कारण निकालते हैं, माइनस Q के कारण P पर विभव, तो VB बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस यल cos थीटा। ये समझ में आ गया, प्लस Q के कारण माइनस Q के कारण निकाल लिए। अब क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लेते हैं। बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर होता है VA प्लस VB। VA का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस यल cos थीटा, और उसके बाद माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस यल cos थीटा। कुछ कॉमन होगा, कॉमन ले लेते हैं। यहां से देखिए कॉमन आपका हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बचेगा कितना, तो 1/R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस यल cos थीटा। इसका इधर गुणा इसका इधर करते हैं, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
आर प्लस यल कॉस थीटा माइनस आर प्लस यल कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, बचा कितना, तो यहां पर बचा है क्यू, ये यल और यल टू, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यल cos थीटा तो आपका हो जाएगा 2l cos थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो आप बताएंगे यल इज लेस देन आर, तो एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आर cos थीटा से अगर छोटा है यल तो यल स्क्वायर भी किससे छोटा होगा, आर स्क्वायर यल स्क्वायर cos थीटा से आपका छोटा होगा। और यहां पर अब हमें क्या करना है, ये एल स्क्वायर छोटा होगा आर स्क्वायर cos थीटा से, cos स्क्वायर थीटा से। मान रखते हैं यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 क्यूएल बराबर पी यानी पी cos थीटा बटे आर स्क्वायर, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लगभग बराबर है 0 के मानकर छोड़ देंगे, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p cos थीटा अपान आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा वोल्ट। समझ में आ गया। निरक्षीय स्थिति में विभव का फार्मूला आपका डेरिवेट हो चुका है। बताइए समझ में आया या नहीं, कमेंट करके जल्दी से बताइए। निरक्षीय स्थिति में विभव आपका समझ में आ गया। यहीं पर आपको चित्र में थोड़ा सा समझना, अगर चित्र आप समझ लिए तो समस्या नहीं होगी। बार फिर से समझिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना था। हमने मान लिया कि कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से किसी बिंदु पर r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु P को A से तथा बिंदु P को B से मिलाकर OP को आगे बढ़ाते हैं तथा OP पर लंब BC तथा AD खींचते हैं। अब हमें इन दोनों की दूरियां ज्ञात करनी है, तो हम लोगों ने इस पर लंब डाला है और ये वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है या वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अति अल्प है, इसलिए ये इसके बराबर होगा और ये वाला पूरे के बराबर होगा। बराबर करके हम ये आराम से निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण अब विभव निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण विभव निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे, तो कॉमन ले लिए, उसके बाद त्रिज्या गुणा करके हल कर दिए, तो हमें मिल गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ये किसी भी बिंदु पर किसी भी स्थिति में विभव का व्यंजक है। नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट करके बताइए। आप लोग सेशन को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। न्यूमेरिकल आप सबको बताने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल सभी चैप्टर्स के सॉल्व करवाएंगे, लेकिन आप सभी लोग सेशन में जुड़िए, चैनल का सपोर्ट कीजिए। उसके बाद सभी को एक न्यूमेरिकल बताएंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है, तो एक चीज याद रखिएगा, किसी भी बिंदु आवेश से दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, बिंदु आवेश से दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। किसी भी बिंदु आवेश से दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। किसी भी बिंदु आवेश से दूरी में परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर आपका है कि जो आपको अभी बताया गया कि किसी भी बिंदु आवेश से दूरी में परिवर्तन के साथ या फिर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, तो आप क्या बताएंगे, दूरी विभव में परिवर्तन बटे दूरी, तो विभव परिवर्तन बटे दूरी। विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन बटे दूरी। और एक चीज याद रखिएगा कि जो विभव प्रवणता होती है उसकी दिशा सदैव माइनस आवेश से या इसकी दिशा सदैव आवेश से बाहर की ओर होती है। विभव प्रवणता की दिशा कैसी होगी, तो सदैव आवेश से
सदैव आवेश से बाहर की ओर। विभव प्रवणता की दिशा कैसे होती है? तो सदैव आवेश से बाहर की ओर। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। किसी भी आवेश से दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दिशा सदैव आवेश से बाहर की ओर होती है, इसलिए हम लोग लिखते हैं विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा आर, और ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर। माइनस क्यों लगाया गया? तो माइनस चिन्ह यह स्पष्ट करता है कि दूरी बढ़ने के साथ विभव प्रवणता का मान क्या होता है? घटता है। माइनस चिन्ह क्यों लगा? तो आप बताएंगे कि माइनस चिन्ह यह बताता है, माइनस चिन्ह क्या बताता है? यह बताता है कि दूरी बढ़ने के साथ विभव प्रवणता का मान क्या होता है? दूरी बढ़ने के साथ वैद्युत विभव का मान घटता है। वैद्युत विभव का मान घटता है। माइनस चिन्ह यह बताता है कि दूरी बढ़ने के साथ वैद्युत विभव का मान घटता है। और विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो किसी भी आवेश से दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसकी दिशा सदैव आवेश से बाहर की ओर होती है। और माइनस dV बाई dr वोल्ट प्रति मीटर। माइनस चिन्ह यह बताता है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? वैद्युत विभव घटता है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो विभव प्रवणता है वह एक सदिश राशि है। अधिकांश लोगों को हमने देखा है वो अदिश बताते हैं। आप याद रखिएगा, जो विभव प्रवणता है वो कैसी राशि है? तो विभव प्रवणता आपकी सदिश राशि है। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सीखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विभव प्रवणता समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। लिखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध क्या संबंध होता है? तो आप मानेंगे कि माना कोई प्लस क्यू आवेश है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु A है तथा r प्लस dr दूरी पर एक बिंदु B है। ऐसे मान लेना है कि माना कोई प्लस क्यू आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु A है तथा r प्लस dr दूरी पर एक बिंदु B है। ये समझ में आ गया कि r दूरी पर A और इसी r प्लस dr दूरी पर एक बिंदु क्या है? B है। बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु A तथा एक बिंदु r प्लस dr दूरी पर दूसरा बिंदु B लिया गया। हम लोग ये मान लेंगे कि माना बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या मानेंगे? बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो आपका है तथा परीक्षण आवेश Q0 हो। बिंदु B पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग मान लेते हैं E है तथा यहीं पर क्या परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। माना बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा परीक्षण आवेश कितना है? Q0 हो। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यह बराबर क्या होता है पता है? Q0 E। यह बराबर क्या होता है? Q0 E। मानना क्या है? याद रखिए कि माना प्लस क्यू आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है। इससे r दूरी पर एक बिंदु A प्लस r प्लस dr दूरी पर एक बिंदु B है। माना बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा परीक्षण आवेश Q0 रखा गया हो, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यह बराबर Q0 E होता है। यह बराबर क्या होता है? Q0 E। यदि परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W हो, यदि परीक्षण आवेश को
बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो आप जानते हैं W बराबर क्या होता है, एफ डी आर। क्या होता है, W बराबर एफ डी आर, लेकिन डी आर माइनस होगा क्योंकि ये देखिए प्लस क्यों है और ये भी प्लस क्यों, हमें कार्य करना पड़ेगा। और आपने एफ बराबर क्या पढ़ा है, तो W बराबर ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर, क्यू नॉट ई डी आर हो जाएगा या नहीं, जल्दी से बताइए। क्यू नॉट ई डी आर हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक चीज देखिए, ये W है, अत्यल्प कार्य किया जा रहा है तो ये DW हो जाएगा। यहाँ पर DW बराबर, इसको नीचे लाइए, DR बराबर माइनस क्यू नॉट ई, DW बटे DR यानी कि कार्य बटे ये आपका क्या है, दूरी, DW बटे DR, या फिर क्यू नॉट को ला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, EDR क्यू नॉट, DW बटे क्यू नॉट, कार्य बटे आवेश बराबर होता है विभव, पता है। तो ये क्या हो जाएगा इसके स्थान पर, dV बराबर माइनस EDR, और DR को नीचे लाएंगे तो आपका बन जाएगा E बराबर माइनस dV बाई DR, E बराबर माइनस dV बाई DR। तो विभव है तो ये हो जाएगा वोल्ट, दूरी है तो प्रति मीटर। ये संबंध आता है विभव, प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। सबसे पहले आपको मान लेना है प्लस क्यू आवेश से एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है। इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु A तथा DR दूरी पर एक बिंदु R प्लस DR दूरी पर एक बिंदु B है। माना बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा परीक्षण आवेश Q नॉट है। तो बताएंगे कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q नॉट E तथा परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, छोटा कार्य किया जाएगा DW हो तो DW बराबर F और DR, बल गुणे दूरी, विस्थापन बराबर यही होता है ना, बल गुणे विस्थापन किया गया कार्य। तो ये आपका F बराबर निकाल लिए हैं, रख देंगे, Q नॉट नीचे लाएंगे, W बटे Q नॉट बराबर V, और DR फिर से नीचे लाइए तो E बराबर माइनस dV बटे DR। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। इस चीज को नोट कर लीजिए जल्दी से और कमेंट करके बताइए क्या ये टॉपिक आपके समझ में आ गया या नहीं। कमेंट करके बताइए ये समझ में आया या नहीं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर चर्चा करते हैं। थोड़ी सी चर्चा होगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हेडिंग लिखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो देखिए ये होता है कि मान लीजिए दो आवेश अनंत पर रखे गए हैं या कोई एक आवेश है अनंत पर रखा गया, उसको वैद्युत क्षेत्र में लाना है तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, अथवा जो कार्य करेंगे वही आपकी क्या हो जाएगी, वह हुई ऊर्जा। क्या बताएंगे कि मान लीजिए दो बिंदु आवेश थे, एक दूसरे से अनंत दूरी पर रखे गए थे, एक दूसरे से क्या करे गए थे, अनंत दूरी पर रखे गए थे। तो इन आवेशों को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक दूसरे के समीप लाकर स्थापित करने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये दोनों अनंत पर हैं, इनको लाना है एक दूसरे के समीप, और एक समीप लाकर जो हमें कार्य करना पड़ रहा है, जो हमारी ऊर्जा व्यय हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या बताएंगे कि अनंत से दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर स्थापित करने में जो कार्य किया जाता है अथवा जो ऊर्जा व्यय होती है उसे बोला जाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। दो बिंदु आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, बिंदु आवेशों को या फिर दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य अथवा व्यय हुई ऊर्जा निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब चलिए मानते हैं कि माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं। इन दोनों को कहां पर लाना है, एक दूसरे से R दूरी पर लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य की गणना करनी है। दो आवेश एक दूसरे से अनंत दूरी पर रखे गए, इन आवेशों को क्या करना है, R दूरी पर बिंदु A पर लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य की गणना करनी है या एक निकाय की रचना करनी है। R दूरी पर
लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य या फिर एक निकाय बनाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसी कार्य की गणना करनी है। तो आप ये बताएंगे कि बिंदु ए पर प्लस क्यू के कारण विभव कितना रहा होगा और Q2 को ए तक लाने में कितना कार्य किया गया होगा। तो आवेश Q1 के कारण r दूरी पर उत्पन्न विभव क्या निकालेंगे, आवेश Q1 के कारण r दूरी पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1/r। क्लियर है, Q1/r। और आवेश Q2 को अनंत से r दूरी पर लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य। आवेश Q2 को अनंत से r दूरी पर लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य, अनंत से r दूरी पर लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य। W बराबर V1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r1 r के लिए। और ये कार्य है या ऊर्जा है तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, जूल। यही कार्य आपकी जो ये कार्य प्राप्त हुआ है, यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात W बराबर U हो जाएगा, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r जूल। और यहाँ आपका जूल ऊर्जा है, जूल कार्य है। समझ में आ गया, इतना जूल हो जाएगा। कैसे किए, तो हमने मान लिया कि दो आवेश एक दूसरे से अनंत दूरी पर रखे गए थे, इनको हमें क्या करना था, एक दूसरे से r दूरी पर लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य की गणना करनी थी। हमने मान लिया कि r दूरी पर पहले आवेश के कारण विभव V1 ये रहा होगा और दूसरे को अनंत से इस पर लाने में किया गया कार्य ये है, और यहीं पर V1 का मान रख दिए, हमें आंसर मिल गया। एक चीज याद रखिएगा कि यदि आवेश कैसे होंगे, समान प्रकृति के आवेश कैसे होंगे, समान प्रकृति के आवेशों के एक दूसरे के समीप लाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। समान प्रकृति के आवेश को एक दूसरे के समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। और दूसरा, विपरीत प्रकृति के आवेश अगर होंगे तो जो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो घटेगी। दो चीजें याद रखना, एक समान प्रकृति के आवेश को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी। और एक चीज याद रखिएगा कि हमारे पास दो आवेशों में से अगर कोई भी एक आवेश ऋणात्मक हो, यानी कि दो आवेश लिए जाएं जिसमें से एक निगेटिव है, तो जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी उसका मान नकारात्मक होगा। यदि दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश नकारात्मक हो तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, निगेटिव होगी। और अब थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए हमारे पास कोई निकाय है कुछ इस प्रकार से, जिन पर जो आवेश की मात्रा है वो है Q1 Q2 Q3, ये माइनस में था। इनके बीच की दूरी क्रमशः R1 R2 और R3 थी। परिणामी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी थी, यानी आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पहले R1 के लिए U1 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2/R1, यानी कि ये आपका U1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 माइनस Q2/R1, इसलिए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/R1 हो जाएगा। ऐसे ही U2 बराबर आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर माइनस Q2 इंटू Q3/R2, और U2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 Q3/R2, ये माइनस में U3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3/R1
R3। ये समझ में आ गया। अब परिणामी निकालेंगे तो U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3, यानी कि U1 बराबर है आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से बताइए। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R1 प्लस दूसरा वाला भी आपका माइनस में है तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 Q3 अपान R2 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3 अपान R3। कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ले लीजिए। कॉमन क्या लेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन होगा, बचेगा -Q1 Q2 अपान R1 माइनस Q2 Q3 अपान R2 प्लस Q1 Q3 अपान R3, और ये हो जाएगा आपका जूल। Q1 Q3 अपान R3 ये आपका हो जाएगा जूल। बताइए क्लियर है। ये आपका आवेशों से मिलकर बने निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो जाता है। आवेशों से मिलकर बने निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो जाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर स्थापित करने में जो निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है अथवा जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही बोला जाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसके नोट पॉइंट में बताया गया कि समान प्रकृति के आवेश होंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे स्थितिज ऊर्जा घटेगी, और दोनों में से अगर कोई एक आवेश माइनस है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस होगी। और आगे फिर बताया गया कि आवेशों से मिलकर बने निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला होता है। और एक चीज और समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अभी तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा, अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चलिए हेडिंग लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, और ये लास्ट टॉपिक है। न्यूमेरिकल आपको सभी बताएंगे, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तो हम लोग जल्द ही न्यूमेरिकल सेशन लेकर आने वाले हैं, क्लास 12 का कंप्लीट न्यूमेरिकल, और उनको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक चीज समझाकर एक एक न्यूमेरिकल आपको पढ़ाएंगे, तो इस चीज को लेकिन पढ़ लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसको कैसे निकालेंगे। अभी तक तो हम लोग आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लिए और साधारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लिए। अब मान लीजिए किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर स्थापित करने में जो कार्य करना पड़ेगा अथवा जो ऊर्जा व्यय होगी, आवेशों को लाकर स्थापित करेंगे तो आवेश की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव को लाकर स्थापित करेंगे यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव अनंत पर था, उसको हमने एक आवेश के समीप या वैद्युत क्षेत्र में लाकर स्थापित किया, तो उस समय जो कार्य करना पड़ा अथवा जो ऊर्जा व्यय हुई उसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य को, अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर किसी भी बिंदु पर स्थापित करने में किए गए कार्य को वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बराबर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस क्यू आवेश पर बल गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी। ये सूत्र होता है माइनस क्यू आवेश पर बल गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी, चली गई अतिरिक्त दूरी। क्योंकि देखिए अगर हम लोग यहां से यहां तक r दूरी पर लाकर स्थापित करने में किसी निकाय की गणना कर रहे हैं, वैद्युत स्थिति माइनस क्यों होता है, ये प्लस क्यों, तो चली गई अतिरिक्त दूरी ये आपकी होती है जितना मानेंगे 2l, चली गई अतिरिक्त दूरी कितना 2l। तो इसी चीज की हमें गणना कर लेनी है और यहाँ आवेश कोई रखा गया यानी कि वैद्युत क्षेत्र बनाया गया है। तो ये होता है u नॉट बराबर माइनस क्यू आवेश पर बल कितना हो जाएगा बताइए, तो माइनस क्यू ई हो जाएगा, और चली गई अतिरिक्त दूरी कितना है, तो चली गई अतिरिक्त दूरी
2l है। u नॉट बराबर आपका -2 कीमयल e और u नॉट बराबर 2 कीमयल बराबर p, तो -pe जूल आ गया। समझ में आया या नहीं बताइए। माइनस क्यू आवेश पर बल, जैसे क्यू नॉट आवेश पर बल क्यू नॉट ई होता था, वैसे क्यू आवेश पर बल माइनस क्यू ई, और चली गई अतिरिक्त दूरी 2l है, तो इसको हम लोगों ने कर दिया। और यहाँ हमें पता है चूंकि 2 कीमयल बराबर p होता है, तो रख दिए pe जूल, आपका आंसर आ जाएगा। यदि मान लीजिए ये तो सामान्य स्थिति में है। अब ये हम लोग मानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए ऐसे घूमते हुए प्रवेश करता है और थीटा कोण बनाता है इस प्रकार से। तो अगर थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करे, तो यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर घुमा कर लाया जाए, थीटा कोण पर घुमाकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा u थीटा बराबर -pe, और साथ ही साथ ये याद रखिएगा वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य प्लस u नॉट, तो u थीटा बराबर थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, कितना कार्य किया जाता है वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में, पता है। पहले चैप्टर में जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आपका है प्लस u नॉट के स्थान पर -pe, हल करेंगे तो ये आपका आएगा u थीटा बराबर pe माइनस pe कॉस थीटा प्लस माइनस pe हो जाएगा। माइनस से ये कट गया, u थीटा बराबर आपका आ गया -pe कॉस थीटा जूल। थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो -pe कॉस थीटा जूल। थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य प्लस u नॉट, और ये आपका यदि थीटा कोण पर घुमा कर लाया जाता है तो हो जाएगा u थीटा बराबर -pe कॉस थीटा जूल। समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। इधर मिटा दिया जाए, 2-3 केस हैं उनको देख लेते हैं। थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य आपको पता चल गया। केस नंबर फर्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव में जब थीटा का मान 0 अंश हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 अंश, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताइए। स्थितिज ऊर्जा u0 बराबर -pe cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो u0 बराबर -pe जूल। u0 बराबर कितना हो गया, -pe जूल, और ये कहलाती है अस्थायी संतुलन की स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन की स्थिति। जब थीटा बराबर आपका 0 अंश हो जाए तो ये हो जाएगी अस्थायी संतुलन की स्थिति। केस नंबर सेकेंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो लिखेंगे आप u90 बराबर -pe cos 90 अंश, यानी कि u90 बराबर 0 जूल। यानी कि जब 90 अंश पर घुमाकर लाएंगे तो कोई कार्य नहीं होगा। यहां आप बता दीजिए, कोई कार्य नहीं होगा। तीसरा आपका है, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, केस नंबर थर्ड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 अंश, तो u180 इज इक्वल टू -pe cos 180 डिग्री, और u180 डिग्री इज इक्वल टू -pe और ये -1, u180 इज इक्वल टू pe हो जाएगा और जूल। ये आपकी अस्थायी संतुलन की स्थिति है, वैद्युत द्विध्रुव का अस्थायी संतुलन की स्थिति। बताइए, समझ में आया। स्थायी संतुलन कब होता है, जब 0 अंश हो, कोई कार्य नहीं होगा जब 90 अंश हो, और 180 अंश होने पर अस्थायी संतुलन की स्थिति हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया 1 शॉर्ट लेक्चर में। आगे हम लोग अब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए भेजेंगे। अगर आप सबका रिस्पांस मिलता है तो हम लोग न्यूमेरिकल को क्रम में आगे बढ़ाएंगे और सभी न्यूमेरिकल एक चैप्टर के एक न्यूमेरिकल हल करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। अगर अभी तक सेशन में जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए।
और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।